नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा चिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से एलएलबी थर्ड ईयर की सब्जेक्ट आर्बिट्रेशन में आज हम एक्ट के उद्देश्य और इसके सेक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1, नंबर 2 सेक्शन डेफिनेशन क्लोज वगैरह हम पढ़ेंगे। इस एक्ट के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य है यह विभिन्न विधियों को कंसोलिडेट करता है। विभिन्न विधियों में देशीय मध्यस्थ यानी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ और विदेशी मध्यस्थ सम्मिलित है। इन 3 विधियों को यह कंसोलिडेट करता है। इस एक्ट का सेकंड उद्देश्य है सुलह से संबंधित विधियों को यह परिभाषित करता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने वाला यह प्रथम एक्ट है। इससे पहले किसी भी एक्ट में सुलह को परिभाषित नहीं किया गया था। इस एक्ट के पारित होने के साथ ही आर्बिट्रेशन से संबंधित अन्य एक्ट निरसित कर दिए गए थे। उन एक्ट्स में है भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940, मध्यस्थम प्रोटोकॉल तथा कन्वेंशन अधिनियम 1937 और विदेशी पंचाट मान्यता तथा प्रवर्तन अधिनियम 1961। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रारंभ होने के साथ ही इन 3 प्रकार के एक्ट्स को निरसित कर दिया गया था। अब हम इसके सेक्शन 1 को देखते हैं। सेक्शन 1, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी एक्ट में उस एक्ट का नाम क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा, उस एक्ट का प्रारंभ कब से होगा, यह सब सेक्शन 1 में दिया जाता है। तो सेक्शन 1 इस एक्ट का ये कहता है कि इस एक्ट का नाम होगा मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। परंतु यह कि भाग 1 और भाग 3 और भाग 4 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में केवल वहीं तक होगा जहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ अथवा सुलह से संबंधित है। अब हम इसका सेक्शन 2 क्लोज करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई होती है, उन शब्दों की डेफिनेशन जो शब्द उस एक्ट में यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 2(1) लेते हैं। इस सेक्शन 2(1) में भी कई पार्ट्स हैं, जैसे 2(1)A, B, C, D ऐसे। तो सेक्शन 2(1)A आर्बिट्रेशन मध्यस्थम को परिभाषित करता है। एक्ट के सेक्शन 2(1)A मध्यस्थम का मतलब क्या है यह बता रहा है। इस सेक्शन में लिखा है मध्यस्थम से तात्पर्य सभी प्रकार के मध्यस्थम से है, चाहे वह स्थायी मध्यस्थम द्वारा संचालित हो अथवा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हमें आर्बिट्रेशन क्या है यह समझ नहीं आता, उसका अर्थ समझ नहीं आता। इस सेक्शन में सिर्फ यही बताया गया है कि चाहे स्थायी मध्यस्थम द्वारा संचालित हो अथवा नहीं, वह आर्बिट्रेशन होगा। तो सिंपल शब्दों में हम आर्बिट्रेशन को कह सकते हैं कि किसी भी विवाद को उसके पक्षकारों यानी पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विनिश्चित किया जाना जिन्हें मध्यस्थ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मध्यस्थम से तात्पर्य है एक या अधिक व्यक्तियों जिन्हें मध्यस्थ कहा जाता है, आर्बिट्रेटर के निर्णय द्वारा विवादों के निर्धारण से है। यानी आर्बिट्रेटर द्वारा विवाद का निर्णय किया जाना ही आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन में न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं होता है, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें आर्बिट्रेटर कहा जाता है, उनके द्वारा विवाद का सेटलमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से यह न्यायालय द्वारा
प्रक्रिया करने के अलावा एक अन्य साधन है जिसके द्वारा न्याय की प्राप्ति की जा सकती है। यानी इसे कह सकते हैं कि यह विवादों के निस्तारण का एक वैकल्पिक उपाय है। इससे रिलेटेड एक दो केसेस मैं आपको बताती हूँ। अकबरी बेगम बनाम रहमत। इस बात में कहा गया है कि मध्यस्थ मामले का विनिश्चय करता है तथा उसका पंचाट एक निर्णय की प्रकृति का होता है जो बाद में न्यायालय की डिग्री में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन, जिसको पंचाट कहा जाता है, वह एक तरह से न्यायालय की डिग्री ही मानी जाएगी। इसका एक और फेमस केस लॉ है कॉलिंस वर्सेस कॉलिंस। इसमें कहा गया है, मध्यस्थ की डेफिनेशन को समझाया गया है इस केस में कि विवाद को एक या अधिक व्यक्तियों को निपटारे हेतु सौंपना ही मध्यस्थम है। यानी कि किसी भी डिस्प्यूट, मतभेद, विवाद को किन्हीं व्यक्तियों को उसकी सेटलमेंट हेतु सुपुर्द कर देना, यही आर्बिट्रेशन है। एक तरह से आर्बिट्रेशन का यह उद्देश्य है कि कार्यवाही त्वरित रूप से हो और कम खर्चे में हो, कम खर्च में अंतिम रूप से निपटारा हो सके, क्योंकि न्यायालय में कार्रवाई करने में अत्यधिक समय लगता है, त्वरित नहीं होती और खर्च भी अत्यधिक लगता है। अब हम देखते हैं कि मध्यस्थम के आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। मध्यस्थम के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें आर्बिट्रल एग्रीमेंट यानी कि मध्यस्थम करार हो। करार लिखित में होना चाहिए और ऐसा करार होना चाहिए कि अगर पक्षकारों में विवाद होगा तो उसको निपटारे के लिए यानी सेटलमेंट के लिए पक्षकार उस विवाद को मध्यस्थम को देंगे। यह एक पूर्ववर्ती शर्त होनी चाहिए, तभी इसको मध्यस्थम को सौंपा जा सकता है। सेकंड इसका आवश्यक तत्व है कि कोई डिस्प्यूट, विवाद या मतभेद होना चाहिए। कोई मतभेद होगा तभी उसको निपटारे के लिए मध्यस्थ को दिया जा सकता है। अब मतभेद का मतलब क्या होता है? मतभेद का मतलब है कि कोई विधिक दावा, लीगल क्लेम में एक पक्षकार उसको एसर्ट करे और दूसरा पक्षकार उसको डिनाई करे। यानी एक पक्षकार उसको कहे और दूसरा उसको इनकार करे कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो कहेंगे कि वह विवाद है। जैसे कि एक पक्षकार कहता है कि मुझे दूसरे से कोई धन लेना है, उधार दिया हुआ है, उसको वसूल करना है, लेकिन दूसरा पक्षकार उसको मना करता है कि नहीं, उधार नहीं दिया गया है, तो यह एक विवाद का बिंदु हुआ। तो इस विवाद होने पर और अगर इसमें करार होगा तो हम इसको आर्बिट्रेशन को सौंप सकते हैं। फिर है न्यायिक रीति से निपटारा। इसमें मध्यस्थम की कार्रवाई में विवादों का पूरी तरह से न्यायिक रीति से निपटारा होता है, यानी कि सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है और विधि के अनुसार ही इसका निपटारा यानी सेटलमेंट होता है। फिर है इसमें मध्यस्थम अधिकरण भी होता है, जैसे व्यक्तियों द्वारा गठित मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निपटारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आवश्यक तत्व में है कि पंचाट होना आवश्यक है। यानी कि मध्यस्थम को कोई विवाद सौंपा जाता है और वह उसकी सुनवाई कर लेते हैं और न्यायिक रीति से उसका प्रक्रिया करते हैं, तो एंड में उसका निर्णय होना ज़रूरी है। तो मध्यस्थम द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे पंचाट कहा जाता है, तो पंचाट दिया जाना भी आवश्यक है। तो यह पंचाट पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। मध्यस्थम के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कि तदर्थ मध्यस्थम, संस्थागत मध्यस्थम यानी संस्था द्वारा आर्बिट्रेशन किया जाता है, संविदात्मक मध्यस्थम, संविधीय मध्यस्थम, घरेलू मध्यस्थम यानी कि भारतीय विधि से शासित होना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम यानी कि पक्षकार विदेशी हो या विवाद का विषय वस्तु भारत के बाहर हो,
और विदेशी मध्यस्थम, जैसे कार्रवाई का संचालन भारत से बाहर संचालित हो रहा हो तो उसे विदेशी मध्यस्थम कहेंगे। और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, ये सब आर्बिट्रेशन के कुछ प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कि मध्यस्थम करार क्या है। सेक्शन 21B में आर्बिट्रल एग्रीमेंट का वर्णन किया गया है। इस सेक्शन में कहा गया है कि मध्यस्थम करार से तात्पर्य धारा 7 में निर्दिष्ट करार से है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद में भी हमें मध्यस्थम करार की परिभाषा पता नहीं चलती है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो सिंपल शब्दों में हम देखते हैं कि सेक्शन 7 क्या कहता है। जैसा कि ये कह रहा है कि सेक्शन 7 में निर्दिष्ट करार है, तो इसके लिए हम सेक्शन 7 देखते हैं। तो सेक्शन 7 ये कहता है कि पक्षकारों में ऐसा करार होना कि उनके मध्य कोई विवाद होगा तो वे मध्यस्थम को सौंपेंगे, चाहे वह विवाद भावी हो यह या वर्तमान। तो इस प्रकार से मध्यस्थम करार को हम सेक्शन 7 के साथ कनेक्ट करके हम देख सकते हैं। अब सेक्शन 21C देखते हैं, जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड मध्यस्थम पंचाट की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि मध्यस्थम पंचाट में अंतरिम पंचाट भी आता है। इस सेक्शन से भी हमें मध्यस्थम पंचाट की क्या डेफिनेशन होगी यह पता नहीं चलता है। इसके लिए हम सिंपल शब्दों में यह कहेंगे कि मध्यस्थम पंचाट क्या है। मध्यस्थम अधिकरण का निर्णय ही मध्यस्थम पंचाट कहलाता है, जिसके द्वारा उन्हें दिए गए विवाद को वे निपटाते हैं। यानी कि आर्बिट्रर के द्वारा दिए गए विवाद का निर्णय ही पंचाट है। पंचाट के प्रारूप में कुछ पॉइंट्स होने आवश्यक है कि पंचाट का प्रारूप ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो पंचाट के प्रारूप में हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर मध्यस्थों के बहुमत के होने आवश्यक हैं, और अगर कोई हस्ताक्षर नहीं करे तो वह अपने कारण लिखेगा। फिर पंचाट में कारण लिखा होना आवश्यक है। रीजंस ऑफ अवार्ड, मतलब किस कारण से यह डिसीजन दिया गया है, उन किन कारणों के आधार पर यह डिसीजन दिया गया है, उसका वर्णन होना चाहिए। पंचाट की तिथि एवं स्थान का वर्णन होना चाहिए। और यदि कोई ब्याज से संबंधित निर्णय दिया गया है, धन से संबंधित, तो उसमें ब्याज को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से निर्णय दिया जाएगा। व्यय से संबंधित कोई क्लोज उन्हें लिखना होगा, तो उसमें वो भी लिखेंगे कि कौन सा पक्षकार व्यय का भुगतान करेगा, व्यय की राशि क्या होगी और उसका ढंग क्या होगा। इसके साथ ही पंचाट से संबंधित एक दो बातें और बताती हूँ कि पंचाट सदैव ही लिखित में होगा, ठीक है। और इसमें यह है कि यह किसी मतभेद पे होता है, और यह मतभेद का कोई विनिश्चय होता है, और उस पे विनिश्चय दिया जाता है उस विवाद पे जो कि मध्यस्थ को सौंपा जाता है डिसीजन के लिए। अब हम सेक्शन 21D पे आते हैं। यह है मध्यस्थम अधिकरण की परिभाषा। मध्यस्थम अधिकरण का तात्पर्य है कि ऐसा कोई निकाय यानी बॉडी जो न्यायिक ढंग से कार्य करते हुए विवादों का निपटारा करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।